Assalamualaikum, my dear students. I'm your MDCAT mentor Zubair Ahmed Safi, and as I promised कि ये न्यूली एडेड चैप्टर्स मैं वन बाय वन यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो आज उन्हीं लेक्चर्स का फर्स्ट लेक्चर है फ्लूइड डायनामिक्स का। इंशाल्लाह इन्हीं लेक्चर्स को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट वीक नहीं होगा और कोई एमसीक्यू आपसे मिस नहीं होगा। मैं बेसिक्स लेवल से पढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन को प्रो लेवल पे लेके जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इट इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड dynamics. As you all know कि fluid dynamics it is simply the study about fluids. अब fluid dynamics में हम simply fluids को study करेंगे, ठीक है। fluid dynamics का ये just एक introductory overview है। ये जो definitions मैंने लिखवाए हैं ये just एक introduction है। MCQs आप लोगों को जो बनेंगे वो विस्कोसिटी से ज़्यादातर बनेंगे, जो कि टॉपिक का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी viscosity, terminal velocity, equation of continuity and Bernoulli's equation मोस्टली MCQs आप लोगों को वहाँ से बनेंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू लिखी है आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को जो चीज़ें भूल गई है वो वापस रिमाइंड हो जाए, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड डायनामिक्स के फिर फर्दर 3 सब ब्रांचेस है। हाइड्रोडायनामिक्स है, हाइड्रोस्टैटिक्स है एंड एरोडायनामिक्स है, ठीक है। हाइड्रोडायनामिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ लिक्विड्स इन मोशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, और जितनी चीज़ें वाटर में मूवमेंट करती है, ठीक है, जो जिस तरह की फॉर एग्जांपल बोट्स जो कि वाटर में तैरती हैं, बोट्स, फिशेस का मोशन हो गया, फिशेस जो कि वाटर में तैरती हैं, तो ये सब चीज़ें हम हाइड्रोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड सब ब्रांच इज हाइड्रोस्टैटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिक्विड्स एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज, और जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स है अगर वो स्मॉल व्हीकल्स के हो, हाइड्रोलिक सिस्टम्स अगर वो स्मॉल व्हीकल्स के हो या हेवी मशीनरीज के हो, तो वो सब जो है हम हाइड्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड सब ब्रांच इज एरोडायनामिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ गैसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, और जितने चीज़ें जिस तरह की एरोप्लेन फ्लाइंग ये हम एरोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। बर्ड्स फ्लाइंग ये भी हम एरोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस जो कि आप लोगों को आने चाहिए। व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट इज फ्लो, व्हाट इज लेयर, व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बेसिक्स चीज़ें हैं। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता हो क्योंकि एफएससी में आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी है, लेकिन फिर भी 1 साल हो गया, आप लोगों को शायद भूल गए होंगे, तो मैंने जस्ट आप लोगों को रिमाइंडर देने के लिए ये डेफिनेशंस लिखे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड विच हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो, हर वो मटेरियल जो कि फ्लो कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ फ्लो, इफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव, अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी मटेरियल के मूव हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, तो उसे हम फ्लो कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज लेयर, द पाथ ऑन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव, वो पाथ जिस पे फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर जाए उसे हम लेयर कहेंगे। एज यू ऑल नो के फ्लूइड्स वो लेयर में मोशन करती है, एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है। व्हाट इज विस्कोसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट रेजिस्ट फ्लो, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी फ्लो को रेजिस्ट कर सके, तो उसे हम विस्कोसिटी कहेंगे। विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं विस्कोसिटी डिटेल में पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट आप लोगों को ज़रूर होना चाहिए, इससे भी MCQs आ सकते हैं आप लोगों को। व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एटा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि जिस फ्लूइड का एटा विस्कोसिटी ज़्यादा हो, उस फ्लूइड का जो फ्लो रेट है वो कम होगा, ठीक है। और जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी कम हो, उस फ्लूइड का जो फ्लो रेट है या फ्लो स्पीड है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी ज़्यादा हो, उस फ्लूइड का फ्लो रेट कम होगा। जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी कम हो, उस फ्लूइड का फ्लो रेट ज़्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप MCQs के हवाले से याद रखें। और ये यहाँ पे मैंने सिंपली लिखवा भी दिया कि जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा है उसका फ्लो रेट कम होगा और जिसका विस्कोसिटी कम है उसका फ्लो रेट
ज़्यादा होगा। जिस तरह अगर आप हनी को देख ले या वाटर को देखे, ठीक है, तो वाटर की विस्कोसिटी कम है इसलिए वाटर का फ्लो रेट ज़्यादा है, और हनी की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा है इसलिए हनी का फ्लो रेट कम है, ठीक है। अच्छा, टू बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि आगे हमारे ज़्यादातर एमसीक्यूज इसी से आएंगे, वो ये है, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इस चीज़ पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो एक्चुअली दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। लेकिन जो बेसिक्स चीज़ें हैं जिस तरह के विस्कोसिटी हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, जो है टाइप्स ऑफ फ्लोज, तो वो सब चीज़ें वो मैं इसी लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास, विस्कोसिटी, इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज के हवाले से इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स है उनमें एक ये भी है, विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? Viscosity, it is simply the internal resistance or the frictional effect between layers of flowing fluid। किसी भी flowing fluid के layers के बीच में जो frictional effect है ना, जो frictional effect है या जो internal resistance है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम viscosity कहेंगे। याद रखें आप लोग, मैं यहाँ पे कुछ layers बना लेता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल कोई भी fluid मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। फ्लूइड जितने भी है वो लेयर्स में मूव करेगा। अच्छा, इस लेयर के और इस लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है या जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि एक दूसरे की मोशन को इफेक्ट कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विस्कोसिटी। और एक दूसरा डेफिनेशन आप लोग देख ले, इट मेजर्स हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ओवर द अदर, ठीक है। ये लेयर जो है, ये मैं थोड़ा सा और भी एलाबोरेट कर लेता हूं। ये एक लेयर जो है ना, ये दूसरे के ऊपर इस तरह स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक लेयर जो दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा हो, इसके लिए कुछ फोर्स रिक्वायर होगा। विस्कोसिटी असल में वही चीज को, वही जो फोर्स रिक्वायर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विस्कोसिटी कहेंगे, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्कोसिटी, और इसको उर्दू में सिंपली गाढ़ापन कहते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ये समझना होगा, चाहे जैसा भी हो। आप लोग बार बार लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड हो जिसकी लेयर के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो एक लेयर का मोशन दूसरे लेयर की मोशन को इफेक्ट कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिस पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। वो उसमें सबसे पहले है, ये मैं ज़रा सा क्लेरिफाई कर लेता हूँ आप लोग। उसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड कौन से नेचर का है। विस्कोसिटी नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो गैसेस है, लिक्विड्स है, ठीक है, वो कौन सा फ्लूइड है। तो एंड द सेकंड फैक्टर इज विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना विस्कोसिटी ज्यादा हो उतना, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उतना विस्कोसिटी ज्यादा होगा। जिस तरह की अगर आप लोग गैसेस में देख लें और लिक्विड्स में देख लें, तो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो गैसेस की विस्कोसिटी कम है। लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी वो असल में कोलिजन की वजह से होती है, डिफ्यूजन की वजह से होती है, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। वो मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे जाके ना। और लिक्विड्स की विस्कोसिटी आप लोग याद रखिए, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है, गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है, दैट इज ड्यू टू
कोलिजन और डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, ठीक है, गैसेस की विस्कोसिटी। एंड लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो है, लिक्विड्स की विस्कोसिटी दैट इज प्योरली ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है। गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है वो किस चीज, कोलिजन की वजह से और डिफ्यूजन की वजह से होती है। यही वजह है कि गैसेस की जब में टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो गैसेस की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन में है। गैसेस के टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ेगी। और लिक्विड्स की जब टेम्परेचर, ये यहाँ पे मैं वैसे आगे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है, पहले ये चीजें हो जाए। विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप, के शेप कौन सा है। स्ट्रीमलाइन शेप जो होगा, स्ट्रीमलाइन शेप, तो उसकी ये चीजें फिर मैं आगे विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड डेंसिटी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिए कि गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है, गैसेस की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस दैट इज independent of डेंसिटी। गैसेस की विस्कोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। गैसेस की विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, लेकिन ये टेम्परेचर वाला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से। viscosity of gases is directly proportional to temperature। यहाँ पे गैसेस की विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, और लिक्विड्स की विस्कोसिटी इसका इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि गैसेस की विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोलिजन और डिफ्यूजन, और एक दूसरा पॉइंट लिखा है कि लिक्विड की विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये दो पॉइंट्स। अच्छा, गैसेस की विस्कोसिटी कोलिजन और डिफ्यूजन की वजह से है। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कोलिजन बढ़ेगा एज अ रिजल्ट। जब कोलिजन बढ़ेगा और डिफ्यूजन इंक्रीज होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब मैं गैसेस की टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो कोलिजन और रैंडम मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो इसके साथ गैसेस की विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन में है। लिक्विड्स की विस्कोसिटी जो है वो उसका इनवर्स रिलेशन है। इसका क्या मतलब है, लिक्विड्स की जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, कोहेसिव और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। यहां पे मैंने लिखा भी है कि ये डायरेक्ट रिलेशन में है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगे इसका मतलब कि विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जब मैं किसी लिक्विड की टेम्परेचर को कम करूंगा तो इसकी एज अ रिजल्ट जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो कोहेसिव फोर्सेस है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि विस्कोसिटी ऑफ gases is directly proportional to temperature and viscosity of liquids is inversely proportional to temperature. One is due to collision or diffusion of molecules and the other is due to intermolecular forces. ये पॉइंट आप लोग याद रखें अपने साथ। ये मैं यहाँ से फिर मिटा देता हूँ, कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे मुझे लिखने होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, viscosity is inversely proportional to the flow speed। viscosity is inversely proportional to the flow speed। जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी ज्यादा हो उसका फ्लो स्पीड कम होगा। हनी को ले सकते हैं एंड वाटर को ले सकते हैं। हनी की विस्कोसिटी आप लोगों को पता है कि ज्यादा है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है,
और वाटर की विस्कोसिटी जो है वो कम है, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है हनी की निस्बत। तो इसलिए हनी का जो फ्लूइडिटी है, जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा होगा, फ्लो स्पीड ज़्यादा वो कम होगा, सॉरी, हनी का, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, और वाटर का जो फ्लूइडिटी है, जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पे अपने साथ याद रखें और नोट भी करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट्स है, मैं लिखवा देता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये इम्पोर्ट, इस पे मैं क्यों बार बार जो है वो आप लोगों को ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये एमसीक्यू के हवाले से, इस खामखा अगर एमसीक्यू विस्कोसिटी से कोई भी हो तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होगा, ठीक है। अच्छा, प्रेशर का मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि विद इंक्रीज इन प्रेशर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द गैसेस इज एंड। गैसेस की जो विस्कोसिटी है, देखे यहाँ पे आप लोग, गैसेस की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करते और वो प्रेशर के साथ भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। गैसेस की विस्कोसिटी वो डेंसिटी और जो प्रेशर है इन दोनों के साथ इंडिपेंडेंट है, कोई भी वेरिएशन शो नहीं करती। और यहाँ पे आप लोग देख ले कि विस्कोसिटी, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है गैसेस की विस्कोसिटी पे, तो गैसेस के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, और लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। गैसेस का डायरेक्ट रिलेशन है और लिक्विड्स का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि सुपर फ्लूइड मैंने नम्स की एक टेस्ट में देखा था, तो इसलिए आप लोगों को लिखवा देता हूँ। सुपर फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। सुपर फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो होती है। और इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं लो टेम्परेचर पे लिक्विड हीलियम सुपर फ्लूइड। अगर आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर फ्लूइड, तो आप लोग लिक्विड हीलियम का ऑप्शन वहां पे देखें एंड वो सेलेक्ट करें, वो ठीक ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, एज यू ऑल नो के लिक्विड्स एंड गैसेस हैज नॉन जीरो विस्कोसिटी, और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का पता चल गया, प्रेशर के साथ वेरिएशन का पता चल गया। अच्छा, लिक्विड्स का मैंने प्रेशर का वो पॉइंट नहीं बताया। लिक्विड्स के हवाले में ये है कि लिक्विड्स का जो, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, लिक्विड। और गैसेस की उसके साथ तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो लिक्विड का, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ, लेकिन एक्सेप्ट वाटर, वाटर की जब हम विस्कोसिटी, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वाटर की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग एमसीक्यू के हवाले से याद रखें। लिक्विड्स की विस्कोसिटी जनरली डायरेक्ट रिलेशन में है, किसके साथ? लिक्विड्स के साथ, ठीक है। जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जब वाटर की बात आ जाए, वाटर एक एक्सेप्शन है इसमें, वाटर की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो विस्कोसिटी के हवाले से इतना काफ़ी था कि विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ये तो आप सबको पता होगा कि ये फ्लूइड की जो लेयर्स है इनके बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शनल इफेक्ट है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ फ्लूइड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, शेप पे, साइज पे, डेंसिटी पे। और यहाँ पे मैंने ये भी लिखवा दिया कि गैस की जो विस्कोसिटी है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी फॉर गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, viscosity of liquids is inversely proportional to temperature. This is due to the collision or the diffusion, and this is due to the intermolecular forces, and viscosity is inversely proportional to the flow speed. आप लोग हनी का और वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, इसके साथ आप लोग ग्लाइसरीन का ले सकते हैं, टार का ले सकते हैं, ठीक है। वाटर के साथ आप लोग और चीज़ें ले सकते हैं जिस तरह की अल्कोहल हो गया या कुछ और ETC ETC, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं की। यूनिट्स इसके सिंपल है, किलोग्राम
पर मीटर पर सेकंड और पास्कल सेकंड और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। और ये पॉइस, ये यूनिट जो है ये इसका सीजीएस यूनिट है। पॉइस जो है ये बाकी एसआई यूनिट है और ये जो है ये सीजीएस सिस्टम में है, ये पॉइस। ठीक है, ये आप लोग याद रखें सिंपली। तो विस्कोसिटी के बारे में जो इतना डिस्कशन है ये काफ़ी है, इंशाल्लाह कोई एमसीक्यू आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि व्हाट इज, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, व्हाट इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, ठीक है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है और फ्लूइड जो अपोजिट उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है उसकी मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम सॉरी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। व्हाट इज ड्रैग फोर्स? मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ सिंपली कि अगर हम किसी फास्ट मूविंग कार में जा रहे हैं और हम अपनी हैंड को विंडो से बाहर निकालें, विंडो से, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो मोशन है, मोशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी हैंड पे एक फोर्स लगती है, एक अपोजिट फोर्स लगती है। ठीक है, वही अपोजिट फोर्स जो है वो असल में ड्रैग फोर्स कहलाता है। ड्रैग फोर्स असल में वही है। ठीक है, जब हम किसी कार में जा रहे हैं और हमने अपने हैंड को बाहर निकाला विंडो से, तो हमारी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में हमारे हाथ पे एक फोर्स लगती है और वही फोर्स असल में क्या है, वो है ड्रैग फोर्स। अच्छा, ड्रैग फोर्स कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसा कि स्पीड पे डिपेंड करती है। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूं, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को इंक्रीज करता हूं, तो ड्रैग फोर्स भी इतना इंक्रीज होगा। ये स्टोक्स लॉ ने आगे इसके लिए इक्वेशन भी दिया है, वहां से मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को डिटेल में। ड्रैग फोर्स जो है वो साइज पे भी डिपेंड करती है, वो शेप पे भी डिपेंड करती है और वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, शेप किस तरह, शेप का ओरिएंटेशन तो हमें समझ आ गया कि आप लोगों ने लेट सपोज स्काई डेवर्स को देखा होगा, आप लोगों ने स्काई डेवर्स को देखा होगा, आप लोगों ने स्विमर्स को देखा होगा, आप लोगों ने जो बाइसाइकिल रेसर्स होते हैं उनको देखा होगा। ठीक है, वो अपनी पोजीशन, वो अपनी ओरिएंटेशन इस तरह से कर लेते हैं कि उनका साइज जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इस वजह से उन पे जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स वो मिनिमाइज हो जाएगा और वो इजीली जो है अपने टारगेट तक वो पहुंच सकेंगे। उनकी जो स्पीड है या उनकी जो मोशन है वो उतनी इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि उन पे ड्रैग फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, शेप के हवाले से मैं अगर आप लोगों को लिखवा दूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर। शेप, स्ट्रीमलाइन शेप जो है ना, स्ट्रीमलाइन शेप आप लोग जानते हैं वो इस तरह सा शेप होता है, स्ट्रीमलाइन शेप। तो जिस बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन होगा तो उसका जो ड्रैग फोर्स है ना, ड्रैग फोर्स वो कम होगा उस पे उतना। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उस पे ड्रैग फोर्स उतना कम होगा और वो इजीली जो है वो मूव कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि ड्रैग फोर्स उस पर कम है बनिस्बत के शेप कुछ इस तरह हो या कोई और शेप हो। ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है ना, ये जिस तरह की जहाज़ों की शेप या जिस तरह की आप लोगों ने ट्रेन्स को देखा होगा, डिफरेंट ट्रेन्स को, तो उनका इसलिए या कार्स की शेप को या ट्रक्स को, तो वो स्ट्रीमलाइन बनाया होता है ताकि वो इजीली जो है वो मूव कर सके। ठीक है, उस पर ड्रैग फोर्स जो है वो कम हो, ज़्यादा ड्रैग फोर्स वो एक्सपीरियंस ना करे क्योंकि उतनी फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होना, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो उसी फ्लूइड का ड्रैग फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, और जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी ना उस पर ड्रैग फोर्स भी उतना कम होगा। ठीक है, अच्छा, ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप लोगों ने बोट्स को देखा होगा, बोट्स को, कश्ती को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह मैं बना लूंगा कश्ती को। कश्ती को आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब
वाटर में आगे जा रही होती है, ठीक है, तो ये किश्ती वाटर पे एक एक्शन फोर्स एग्जर्ट करती है, एक एक्शन फोर्स एग्जर्ट करती है, और वाटर एज अ रिएक्शन इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एज पर न्यूटन थर्ड लॉ एक रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करती है। यही रिएक्शन फोर्स असल में ड्रैग फोर्स है और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन फोर्स है, ठीक है। ड्रैग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बोट की डायरेक्शन ये है, ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। ये ड्रैग फोर्स असल में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी वो फ्लूइड में जा रहा हो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज को अपोज करेगा, उसमें इंक्रीज नहीं आने देगा ये ड्रैग फोर्स। सिंपली ड्रैग फोर्स ये चीज है, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ड्रैग फोर्स इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मूविंग फ्लूइड्स। किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसे हम ड्रैग फोर्स कहेंगे। जिस तरह कि हमने हैंड को बाहर निकाला विंडो से तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है। स्काई डाइवर्स और इनको ये तो मैंने अच्छा इनकी ओरिएंटेशन में लिख दिया कि वो अपना साइज रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि उन पर ड्रैग फोर्स कम हो जाए और वो अपने टारगेट तक इजीली पहुंच सके। स्ट्रीमलाइन शेप जो है उस पर ड्रैग फोर्स जो है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर शेप्स, ठीक है। बोट जो के वाटर में आगे जा रहे होते तो वो एक एक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है और एज ए रिएक्शन वाटर उसी बोट पे रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करती है, तो उसकी जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ड्रैग फोर्स की मोशन असल में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये सब कंसेप्ट मैंने समझा दी। अच्छा, एज पर न्यूटन, एज पर स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स ये पहला बंदा था जिसने किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो ड्रैग फोर्स है वो फाइंड आउट किया एक इक्वेशन से। वो कौन सा इक्वेशन है? अच्छा, पहले मैं लिख देता हूं कि स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ड्रैग फोर्स मालूम कर सकता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के। दूसरा लिमिटेशन ये था कि ये स्लो स्पीड मोशंस के लिए है, स्लो स्पीड मोशंस के लिए है, स्पीड मोशंस के लिए है। ये हाई स्पीड मोशन के लिए ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये स्मॉल स्पीड है। अगर फिर मैं हाई स्पीड के लिए करूंगा तो ड्रैग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर। तो फिर मेरे पास इक्वेशन ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, जस्ट आप लोगों के कंसेप्ट के लिए लिख दिया कि स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है कि वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है और वो स्लो स्पीड मोशंस के लिए है। स्लो स्पीड मोशन कौन सा है? जिस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में वो फॉल कर रहा है या किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो उसे हम स्लो स्पीड मोशन कहेंगे। और हाई स्पीड मोशन कौन सी है? कार की मोशन, बसेस की मोशन, ट्रक्स की मोशन, तो वो हम हाई स्पीड, उसे हम हाई स्पीड मोशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टोक ने क्या कहा? स्टोक ने कहा कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स इज ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज जितना ज्यादा होगा उतना ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा। लेट सपोज किसी समंदर में कोई चीज जा रही है, अगर उसका साइज ज्यादा है तो वो उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, तो वो पानी जो है उतना ही ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अच्छा, साइज को मैं जब जितना बढ़ाता हूं तो उतना ड्रैग फोर्स भी हमारे पास इंक्रीज होता है। इसके बाद जो है स्पीड, स्पीड को मैं जितना बढ़ाऊंगा तो ड्रैग फोर्स भी उतना ही इंक्रीज होगा। स्पीड को हम जितना बढ़ाएंगे तो ड्रैग फोर्स भी उतना इंक्रीज होगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी इंक्रीज होगी किसी मटेरियल की, ड्रैग फोर्स भी उतना इंक्रीज होगा। ये सारे डायरेक्ट रिलेशंस में है। इन सब पैरामीटर्स को कंबाइन करके, इन सब पैरामीटर्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये बन जाएगा आर वी एटा, ठीक है। इसकी जगह पे ए लग जाएगी क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और ये 6φ का इक्वल है, 6φ का। तो ये मेरे पास किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो ड्रैग फोर्स है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें उन्होंने आर दिया हो, ये साइज दिया हो, स्पीड दिया हो, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वो ड्रैग फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर स्टोक्स लॉ। अगर एमसीक्यू में आप लोगों को इस तरह आ जाए कि अगर हम जो है वो साइज को जो है साइज को डबल करें, साइज को डबल करें और उसको भी डबल करें, स्पीड को भी डबल करें, तो ड्रैग फोर्स जो है, ड्रैग फोर्स वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी या ड्रैग फोर्स हमारे पास कितनी हो जाएगी? इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। तो ड्रैग फोर्स हम, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इफ आर साइज एंड स्पीड डबल्स तो ड्रैग फोर्स विल
इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, तो ड्रैग फोर्स 4 टाइम्स बन जाएगी। अगर एमसीक्यू इस तरह आ जाए कि हमने साइज को डबल किया और जो स्पीड है उसे हाफ किया, तो ड्रैग फोर्स कितनी बन जाएगी? ड्रैग फोर्स हमारे पास सेम हो जाएगी, क्योंकि 2 से कट जाएगी, ड्रैग फोर्स सेम रह जाएगी। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स जस्ट आप लोग ये एक इक्वेशन याद रखें, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी और उन चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स वाला। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं मूव हो जाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने लिखवाए हैं, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सा टॉपिक है। उसमें फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है, उसमें फर्स्ट चीज जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा है फ्लूइडिटी, तीसरा है फ्लो रेट। अच्छा, इट इज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कैन बी चेंज्ड। ये फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी चेंज कर जाए, तो उसे हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी। एज यू ऑल नो कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। हम जितना डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी हम जितना इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम उतना डिक्रीज होगा, या हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी उतनी डिक्रीज होगी। ये मैंने यहाँ पे एक गैस कंसिडर किया है किसी कंटेनर में, ठीक है, और इस पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक फोर्स, तो इसकी वजह से ये जो है ये गैस ये कंप्रेस हो जाएगी, ये कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, और यही चीज असल में तो कंप्रेस की वजह से, कंप्रेस होने की वजह से इसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देख आप लोग के इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, अब गैसेस जो है, गैसेस ये नॉर्मली हाईली कंप्रेसिबल्स होते हैं, क्योंकि इनमें स्पेस ज्यादा है, हाईली कंप्रेसिबल। और जो लिक्विड्स है ना, लिक्विड्स वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल, और फिजिक्स की जबान में हम इनको इनकंप्रेसिबल कहते हैं। ठीक है, गैसेस को फिजिक्स की जबान में हम इनकंप्रेसिबल समझते हैं। अच्छा, व्हाट इज फ्लूइडिटी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी की रेसिप्रोकल को हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी को हम कहेंगे फ्लूइडिटी। अगर कोई फ्लूइड है हमारे पास और उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो इसकी फ्लूइडिटी कम होगी, उसका फ्लो रेट कम होगा, वो कम फ्लो कर सकेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जिस तरह की मैं बार बार एक एग्जांपल लेता हूँ, हनी, आप लोग ग्लाइसरीन, या अगर टार, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ वाटर, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, इनकी जो है, इनकी विस्कोसिटी, इन सब की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो इनका फ्लो रेट कम होगा। और वाटर और अल्कोहल, इनकी जो विस्कोसिटी है वो कम है, तो इनका फ्लो रेट ज्यादा होगा। ये तो आप लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। व्हाट इज फ्लो रेट? फ्लो रेट क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, इट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। जितना फ्लूइड पर यूनिट टाइम फ्लो कर सके तो उसे हम फ्लो रेट कहते हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मास फ्लो रेट है एंड वॉल्यूम फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट इज रिटन एज FM, it is the del m divided by del t, mass flowing per unit time, and volume flow rate is the volume flowing per unit time। and simply हम इस फ्लो रेट को जो है सिंपली हम फ्लूइडिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इनकी जस्ट डेफिनेशंस थी आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आगे टॉपिक्स में ये पर आप लोगों का काम आएगा। अच्छा, व्हाट इज टाइप्स ऑफ फ्लो? कितने टाइप्स हैं हमारे पास फ्लो के? फ्लो के हमारे पास कितने टाइप्स हैं? आप लोग देखें यहाँ पे, आइडियल फ्लो, when the particles travel same distance, when the particles travel same distance in unit time, that flow is called ideal flow। वो किस तरह, यहां से मैं क्लेरिफाई कर देता हूं। लेट सपोज ये कोई फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है लेयर्स में, ठीक है, अगर ये इस तरह सेम डिस्टेंस कवर कर जाए सेम टाइम में या यूनिट टाइम में, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आइडियल flow। What is real flow? Real flow when the particles travel different distances। इसका एग्जाम्पल में कुछ यूज, आप लोगों ने समंदर में पानी को देखा होगा,
तो जो सेंटर वाला पानी है वो इस तरह उनका स्पीड ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू जो साइडों में पानी है, ठीक है। समंदर वाले पानी का स्पीड सेंटर में ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू साइड्स में। तो ये डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्लो जो है वो रियल फ्लो है। आइडियल फ्लो में सेम डिस्टेंसेस कवर होगा यूनिट टाइम में, और इसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर होंगे। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? व्हेन द पार्टिकल्स मूव्स ऑन पैरेलल पाथ्स। ये दोनों फ्लोज जो है, ये दोनों, ये स्ट्रीमलाइन भी है और लेमिनर भी है, क्योंकि ये पैरेलल पाथ्स में जा रहे हैं। इनका एक लेयर वो दूसरे लेयर को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कह सकते हैं। इन दोनों, ये दोनों स्ट्रीमलाइन भी है ऑलरेडी। अच्छा, व्हाट इज हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो? इट इज when the particles of different layers overlap। किसी भी मटेरियल के डिफरेंट लेयर्स के पार्टिकल जब ओवरलैप हो जाए तो उसे पर हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यहाँ पे देखें ना, ये फ्लो, अगर यहाँ पे कोई पत्थर आया ना, सामने पत्थर आ गया, ठीक है, तो ये फ्लो किस तरह बन जाएगी? ये इस तरह ये लेयर्स आ जाएंगे, ये लेयर्स इस तरह आ जाएंगे। तो इसकी फ्लो जो है हमारे पास कौन सी बन गई? अभी इसकी फ्लो हमारे पास बन गई टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इस वजह से इनकी फ्लो क्या बन गई? टर्बुलेंट फ्लो बन गई। व्हाट इज नॉन विस्कस फ्लो? व्हाट इज नॉन विस्कस फ्लो? इफ नो एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लो। फ्लो के दौरान किसी भी मटेरियल की जब एनर्जी लॉस्ट ना हो तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल फ्लो। इसके बाद है व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो? इफ डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लो। फ्लो के दौरान जब डेंसिटी कांस्टेंट हो तो उसे हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज स्टेडी फ्लो? इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। ये पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, मास फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर ये प्रॉपर्टीज जो है वो किसी भी फ्लूइड की कांस्टेंट हो फ्लो के दौरान तो उसे हम स्टेडी फ्लो कहेंगे। व्हाट इज रोटेशनल फ्लो? इफ पार्टिकल्स मूव्स अराउंड सम फिक्स पॉइंट। अगर पार्टिकल्स किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करे तो उसे हम रोटेशनल फ्लो कहेंगे, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे। अच्छा, अगर आप लोग देखें साइक्लोन को, ये रोटेशनल फ्लो है। अगर आप लोग देखें जूसर्स को, जूसर्स में जो हम चीज़ें ग्राइंड करते हैं तो वाटर एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अगर हम लोग देखें वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन को, वॉशिंग मशीन में भी वाटर एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूम रहा होता है। और टर्बुलेंट फ्लो, एक्सट्रीम टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल हमारे पास है टोर्नेडोज। टोर्नेडोज जो कि वाइब्रेंट कॉलम्स ऑफ एयर्स होते हैं, जो कि इस तरह रोटेट कर रही होती है, रोटेट, और ये बहुत नुकसानदेह होता है। ये इवन बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। टोर्नेडोज वो एक्सट्रीम टर्बुलेंट फ्लो की एक एग्जांपल है। ये जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया, ठीक है। ये जो स्लाइड है अभी नेक्स्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी, डियर स्टूडेंट्स, ये टर्मिनल वेलोसिटी हाई यील्डेड टॉपिक्स है। इस चैप्टर के हाई यील्डेड टॉपिक्स में ये भी है टर्मिनल वेलोसिटी। एमसीक्यूज मोस्टली एक्सपेक्टेड है विस्कोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन से, ठीक है। इन सब से शायद अगर 3 एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर से, या 2 एमसीक्यूज मोस्टली आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से खामखा एक एमसीक्यू होगा। Terminal velocity, it is the maximum constant velocity attained by falling objects in viscous fluid। किसी भी विस्कस फ्लूइड में, किसी भी विस्कस फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ठीक है, और वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर जाता है वही ऑब्जेक्ट, तो उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी को जस्ट मैंने सिंपली एक कॉन्सेप्ट से ये समझाया है कि अगर मैं सपोज कर लेता हूँ ये मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस r है और इसका वेट जो है वो 3 न्यूटन है, वो किसी भी फ्लूइड में फॉल कर रहा है, ठीक है। इसका जो ये अभी इसकी वेलोसिटी 0 है, ये मैंने हाइट से अभी छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका ड्रैग फोर्स भी 0 होगा क्योंकि वो स्टैटिक पोजीशन में है। जो ही मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, ठीक है, वही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, रेडियस r है, वेट इसका 3 न्यूटन है, तो जो ही मैंने रिलीज कर दिया इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गई, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इस पे ड्रैग फोर्स भी कितना एक्ट करेगा? 1 न्यूटन एक्ट करेगा। अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो ही मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, वो फिर
थोड़ा सा इंक्रीज एंड मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। तो जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, इस पे जो ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा है कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो जब ड्रैग फोर्स स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो जो स्पीड इंक्रीज होगा ड्रैग फोर्स भी उतना इंक्रीज होगा। लेट सपोज स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हमारे पास ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगा, 2 न्यूटन तक पहुंचेगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए। एंड जब इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसका ड्रैग फोर्स भी उतना इंक्रीज हो गया, 3 न्यूटन हो गया इस पे। और ये 3 न्यूटन जो है ये ड्रैग फोर्स ये वेट के बराबर हो गया। एंड जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाए, तो यही इसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम, और इसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। और ये जो ड्रैग फोर्स होगा ये मैक्सिमम ड्रैग फोर्स होगा इसी ऑब्जेक्ट पे ये मैक्सिमम ड्रैग फोर्स होगा। याद रखें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो जस्ट आप लोगों की कंसेप्ट के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है कि जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज नहीं किया, उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, तो ड्रैग फोर्स भी 0। जब रिलीज किया वेलोसिटी 1, ड्रैग फोर्स 1 न्यूटन, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ड्रैग फोर्स 2 न्यूटन, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ड्रैग फोर्स 3 न्यूटन, एंड इट इज द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स बिकॉज ड्रैग फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ड्रैग फोर्स can never be greater than the weight of the object, ठीक है, and velocity will never be greater than the terminal velocity। ये दोनों कंसेप्ट्स आप लोग याद रखें, ठीक है। तो जब ड्रैग फोर्स वेट का इक्वल हो जाए, तो इसी दौरान जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, एंड उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। तो वो डेफिनेशन यहाँ पे अभी अप्लाई हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है किसी फ्लूइड में, जब उसकी ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाए, तो उस दौरान जो वेलोसिटी वो अटेन कर चुकी है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, एंड उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है, इंशाल्लाह क्लियर होगा आप लोगों को। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं लिखवा देता हूं आगे आप लोगों को, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। मैक्सिमम वेलोसिटी जब अटेन कर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, कुछ सिचुएशंस में यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सपोज कर लेता हूँ। अगर हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर नहीं है, तो मैं क्या सपोज कर सकता हूँ कि नेट फोर्स दैट विल बी इक्वल टू द वेट माइनस ड्रैग फोर्स। ठीक है, ये सिचुएशन में नहीं बता रहा अभी, ये जो है व्हेन द ड्रैग फोर्स इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस सिचुएशन में है। ठीक है, तो क्या होगा कि F इज इक्वल टू MA, W इज इक्वल टू MG माइनस 6π एटा RV। ये इक्वेशन मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, मास को दोनों साइडों पे डिवाइड करें, इट इज इक्वल टू G माइनस 6π एटा RV डिवाइडेड बाई M। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिससे आप किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा सिनारियो, ये इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू G माइनस FD डिवाइड बाई M। एक इक्वेशन ये A है, सॉरी, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गया। ठीक है, अच्छा, एक और इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू G माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्रैग फोर्स। इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे किसी डेटा में जो है वो ड्रैग फोर्स गिवन है और मास गिवन है, तो मैं उसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं। सो इफ ड्रैग फोर्स इज नॉट इक्वल टू द वेट, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से कम है, और ये मोशन जो है ये
एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अगर वेट ड्रैग फोर्स वेट का इक्वल नहीं है तो इन इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग है और वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से कम होगी, और ये मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। दूसरा सिचुएशन में यहाँ पे कुछ यू अज्यूम करता हूं कि if drag force is becomes equal to the weight of the object, जिस तरह की यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर ड्रैग फोर्स जो है ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का इक्वल हो गया तो ये मैक्सिमम ड्रैग फोर्स होगा, और ये जो है वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर ड्रैग फोर्स जो है वो वेट का इक्वल हो गया तो इट मींस के दिस इज द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स एंड वेलोसिटी will be the maximum velocity and that is called the terminal velocity, ठीक है। इस सिचुएशन में फिर क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हम कहलाएंगे, और जो जब वेट वो ड्रैग फोर्स का इक्वल हो जाए तो ये मैक्सिमम ड्रैग फोर्स होगा। ये पॉइंट मैंने वहां पे भी आप लोगों को लिखवा दिया, यहाँ पे फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि याद रखे ड्रैग फोर्स विल नेवर बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी विल नेवर बी ग्रेटर देन द टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है कि बयानसी फोर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे, बयानसी फोर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। और बयानसी फोर्स क्या है, किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट की अपेरेंट वेट और रियल वेट का जो डिफरेंस होगा उसे हम बयानसी फोर्स कहते हैं। तो बयानसी फोर्स को जब हम नेग्लेक्ट कर जाए तो ड्रैग फोर्स विल नेवर बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी विल नेवर बी ग्रेटर देन द टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया आप लोगों के पास। अच्छा, एक एमसीक्यू में यहाँ पे लिखवा देता हूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहा हूं, किसी भी फ्लूइड में मैं किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट पे जो ड्रैग फोर्स है वो 12 न्यूटन है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, एंड सिचुएशन ये दिया हो कि ये ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वल हो जाए, मतलब क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो जितना ड्रैग फोर्स होगा वो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स होगा, और वो किस चीज के, वो वेट का बराबर होगा। तो यहाँ पे वेट भी हमारे पास कितना होगा, वो भी 12 न्यूटन होगा, ठीक है। अगर इस तरह की सिनारियो दिया जाए कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में फॉल करूं और उसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है, लेट सपोज वेट 20 न्यूटन है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो उसका ड्रैग फोर्स उस पर कितना एक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ड्रैग फोर्स is equal to weight when the and it is the maximum drag force when the velocity becomes equal to the terminal velocity। तो इस पे ड्रैग फोर्स भी कितना होगा, वो भी 20 न्यूटन होगा, ठीक है। ये भी एमसीक्यू के हवाले से आप लोग याद रखें। इस तरह के एमसीक्यू जो है ये मैंने नम्स के टेस्ट में देखे हैं और एमसी में, तो इसलिए ये आप लोगों को करवा देता हूँ, ये आप लोगों को करा दिए। अच्छा, अगर यहाँ आप लोगों को ये सिचुएशन दिया जाए कि इससे मास को फाइंड आउट करें, तो मास भी आप लोग वेट को जी पे डिवाइड करें, आप लोग इसे मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ये एमसीक्यू भी मैंने नम्स के टेस्ट में कई देखा था, ठीक है, इसलिए आप लोगों को करा दिया। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास वो मैं कुछ सिचुएशंस एक्सप्लेन कर देता हूं, स्पेशली टर्मिनल वेलोसिटी के हवाले से, और फिर मैं वाइंड अप करूंगा इस टॉपिक को। अच्छा, एज यू ऑल नो के टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास फिर ये बन जाएगा कि इट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 6 phi eta r and it is equal to weight divided by 6 phi eta r, ठीक है। तो यहां से मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं, यहां से मैं ये एज्यूम करूंगा कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी, ठीक है। एंड टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के। अच्छा, एमसीक्यूज अगर हमें एक कंडीशन ऐसा दिया हो कि इफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, कि मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स है वो मैं सेम हाइट से फॉल कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी विस्कस मीडियम है,
विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, ग्राउंड को कौन जल्दी पहुंचेगा, एंड विच विल गेन द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। अगर इस तरह सिचुएशन दिया जाए, इफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट थ्रू अ विस्कस मीडियम विच विल अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, टर्मिनल वेलोसिटी कौन गेन करेगा पहले, एंड विच विल अटेन द रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, ये सिचुएशंस मुझे दे सकते हैं, हमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट, ये मैं करवा देता हूँ सिंपली आप लोगों को। जस्ट आप लोग यहाँ पे एक नज़र देखें। लेट सपोज एक हेवियर ऑब्जेक्ट है, एक हेवियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है। इन दोनों को मैं सेम हाइट से सेम टाइम में सेम फ्लूइड में फॉल कर रहा हूं, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी कौन पहले जल्दी गेन करेगा और ग्राउंड तक कौन जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो ये देखें ना आप लोग कि हेवियर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और लाइटर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कम है, इसका मतलब कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट ये टर्मिनल वेलोसिटी अर्लियर गेन करेगा। ठीक है, और ये जो हेवियर ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये अर्लियर गेन, ये डिले गेन करेगा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि इसके टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है, और ग्राउंड तक कौन पहले पहुंचेगा, ग्राउंड तक जो है ये हेवियर ऑब्जेक्ट ग्राउंड तक जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि इसका टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है, ये आगे निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइटर ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड तक बाद में इस सेकंड नंबर पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू के हवाले से आप लोग याद रखें इस पॉइंट को भी, कि जिसका वेट ज्यादा है उसका टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा, जिसका वेट कम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा, एक और भी इक्वेशन में इससे निकाल के आप लोगों को इस तरह दे सकता हूं। लेट मी राइट दैट ओवर हियर। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरह है कि 2/9 इंटू रो आर स्क्वेयर जी डिवाइड बाई एटा। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन है। इससे मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर और आर स्क्वायर, इसके हवाले से मैं एक पॉइंट आप लोगों को लिखवा देता हूं कि if two objects have same mass, if two objects have same mass, then terminal velocity will be inversely proportional to the 1/r। ये एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखवा देता हूं कि if two objects have same density, then terminal velocity will be directly proportional to the r square। ये r यहाँ पे है, ये r इस इक्वेशन में है, आप लोग यहाँ पे देख ले, ये यहाँ पे आप लोग देखें ना, ये r है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, और ये जो है ये r, ये दूसरा ये यहाँ पे है, ये डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स का मास सेम होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्स रिलेशन में होगी r के साथ, और जब दो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी सेम होगी तो ये फिर डायरेक्ट रिलेशन में है, r स्क्वायर के साथ रिलेशन में होगी। अगर आप लोगों को इस तरह दिया जाए कि व्हेन द r स्क्वायर बिकम डबल्स, r नहीं, तो हाउ विल इट अफेक्ट द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास सिंपली डबल हो जाएगी। अगर r हमारे पास डबल हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये एमसीक्यू के हवाले से आप लोग ये भी याद रखें। अगर मुझे इस तरह सिनारियो दिया हो, अगर सिनारियो इस तरह से हो कि 2 बॉल्स है, एक आयरन बॉल है, सेम साइज है दोनों का, और एक वुडन बॉल है। ठीक है, कौन जो है टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन करेगा और कौन जो है वो ग्राउंड तक पहले पहुंचेगा, तो मैं इसको डेंसिटी के उसमें डाल दूंगा, डेंसिटी। ठीक है,
जिसकी ये आप लोग यहाँ पे देखें कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। तो डेंसिटी आयरन की ज्यादा है, आयरन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। वुड की डेंसिटी कम है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। तो वुडन ब्लॉक जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी ये अर्लियर गेन करेगा, ठीक है। और ये जो आयरन बाल है, आयरन, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आगे निकल जाएगा, ये ग्राउंड तक जो है वो फर्स्ट पहुंचेगा, ठीक है। ये आप लोगों को एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर मुझे 1 ग्राम एक बाल दिया हो और मुझे 4 ग्राम दिया हो तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो पहले कौन गेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी, और ग्राउंड तक कौन पहले पहुंचेगा। तो ये 1 ग्राम वाला बाल जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन करेगा, ठीक है, और ये ग्राउंड तक जल्दी पहुंचेगा, ये 4 ग्राम वाला बाल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टर्मिनल वेलोसिटी के हवाले से, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना कॉपी है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं कराऊंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।